नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का हिंदी क्षितिज का पाठ 10 गद्यांश का पहला लेसन याद रखना नेताजी का चश्मा। और इसके रचयिता हैं स्वयं प्रकाश जी। इतने बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करा दूंगा कि आपको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी, आप आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ठीक है, इसकी कहानी अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो फिर भी मैं क्वेश्चन के बीच बीच में आपको अच्छे से बता दूंगा, आपको पूरी कहानी भी समझ में आ जाएगी कि आखिर क्या है इस कहानी में। ठीक है, देखिए पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, एक चश्मा वाला था, है ना, इस गांव कस्बे का चश्मा वाला जो चश्मा बेचता था, याद रखना। तो उस चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे लोग, है ना। सेनानी, वो सेनानी भी नहीं था। तो देखिए इसका उत्तर है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि, देखिए क्यों कहते थे, अब ये देख ही लीजिए आप। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक, है ना, देखिए उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था, है ना। क्या है, चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी हुई थी, तो वो चश्मा बेचता था। तो वो क्या करता था कि स्टैचू तो था, है ना, मटेरियल का, लेकिन वो ओरिजिनल चश्मा उनको कैसा पहनाता था, ओरिजिनल। और जो व्यक्ति भी उस चश्मे को देखता था कि भाई मुझे ऐसा चश्मा चाहिए, तो वो चश्मा निकाल के दे देता था, है ना। और फिर से दूसरा उनको चश्मा पहना देता था। ठीक है, तो मतलब वो खाली नहीं रखता था स्टेचू को, है ना। लेकिन उसको लोग, मतलब उसके अंदर जो कूट कूट के देशभक्ति की भावना भरी थी कि नेताजी के जो स्टेचू को चश्मा पहनाना जरूरी है ना। ये भी तो एक भावना, एक देशभक्ति की भावना होती है ना। इसका उत्तर कितना आसानी से आ गया कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कभी नहीं लिखे, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था, है ना। एक ही लाइन में उसका उत्तर हो गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले ये सुन लो कि क्या हुआ। हालदार साहब प्रतिदिन आते थे तो वे देखते थे कि अलग अलग प्रकार का चश्मा जो है स्टैचू को पहनाया गया है। लेकिन जब उन्हें उस बात का पता चला कि चश्मा वाला जो है एक्सपायर हो गया है, उसका देहांत हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनका जो मन है वो उदास हो गया। तो उनने जो है ड्राइवर से कहा कि भाई इस बार गाड़ी वहाँ मत रोकना, ठीक है, वरना वो रोकते थे, वहाँ पान भी खाते थे एक पान वाले के पास। ठीक है, लेकिन फिर उनने क्या, तुरंत रोकने को कहा। अब ऐसा क्यों किया, जी देखिए। हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे, क्यों। देखिए इसका उत्तर देखिए आपको यहाँ से मिलेगा जी, ये वाला ठीक है। इसका उत्तर क्या है कि का हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अब अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं मिलेगा, है ना। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है, और अब वह किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं रही। इसलिए उनने ऐसा, उनका जो मन है वो मायूस था कि अब वो मर गया है ना। तो अब वैसी कहाँ देशभक्ति है किसी में। ठीक है, तो जे इसका उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा खा क्या बोला है कि मूर्ति, है ना, जे वाला, कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है ना। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, तो देखिए इसका उत्तर है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। अब ये कब हुआ, सुनिए ध्यान से वाकया, कि जब वो निकले वहां से तो अब वो मर चुका था, है ना, कौन, कैप्टन। फिर भी जब उनने देखा कि उनकी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा है, तो यह दर्शाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। वह भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है, कौन, देशभक्ति। वो तो मर चुका है लेकिन अभी भी देशभक्ति है, बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य अभी सुरक्षित है। ठीक है, बच्चों ने क्या किया कि स्टैचू पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन गा क्या है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। अब देखिए बात तो इतनी सी है, लेकिन
जो मार्मिक है ना, जो भावुक लोग होते हैं वो थोड़ी थोड़ी सी बात पर भी, है ना, थोड़ी सी बात भी नहीं है ये, है ना। अब देखिए इसका उत्तर है, जब उन्होंने देश नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई, है ना। और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी, है ना। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है, यानी आने वाली पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। क्यों? क्योंकि अब कैप्टन ने चश्मा नहीं लगाया, वो जब देहांत हो गया उसका, तो फिर भी नेताजी की स्टैचू पर बच्चों ने, जो वहाँ खेलते हैं बच्चे, उनने चश्मा चढ़ा दिया सरकंडे का, ठीक है। खाली न रहे मूर्ति, अच्छी नहीं लगेगी। हमारी ये देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, थे। इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए, तो इसलिए उनकी आंखों में आंसू छलका है सोच कर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि अगला तीसरा प्रश्न है आपका कि बार बार सोचती क्या होगा, आशय स्पष्ट करना है इस वाक्य का, है ना। बार बार सोचती क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है ना। ये किसकी बात की गई है? ये की गई है उस पान वाले की बात। क्यों? क्योंकि पान वाला कैप्टन पे हंसता था, वो चश्मा लगाता था स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी को, तो वो पान वाला हंसता था, उसका मजाक उड़ाता था, लोग उसको पागल पागल कहते थे। तो इसी इसी कारण यह वाक्य हमें देखने के लिए मिला है। अब इसका उत्तर देखिए, यहाँ से स्पष्ट ये है कि हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य क्या होगा जो लोग उन लोगों की हंसी उड़ाती है जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देती है। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उनका स्वार्थ की पूर्ति हो सके, लोगों की स्वार्थ की पूर्ति है। देशभक्ति की उनमें बिल्कुल भावना ही नहीं है, बल्कि देशभक्ति जो करता है उन पर भी लोग हंसते हैं, है ना भाई। अपने स्वार्थ के लिए रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिजंदली क्यों न देनी, मतलब नैतिकता, है ना, मोरल वैल्यू को भी उनको अपनी त्याग करना पड़े, अच्छाइयों को। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्त को मूर्ख समझा जाता है। तो यही इसका उत्तर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, जी देख लीजिए कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब पान वाला जो था, जहाँ पर हालदार साहब पान खिलाया करते थे चौराहे पर, वहाँ एक पान का मतलब जो था दुकान थी। देखो पान वाले का रेखा चित्र इसमें क्या है कि पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी सा, है ना। खुश मिजाज मतलब मजाक करने वाला। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। बहुत सिंपल है जी, है ना। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां क्या है आपको देखिए कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया लिखिए। अब कैप्टन के लिए पान वाले के ये शब्द हैं, याद रखना। पान वाले ने बोला अरे वही वो तो पागल है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो देखिए इसका उत्तर है कि यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा की गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं थी, है ना। अब हालदार साहब ने पूछा भाई जी कैप्टन कौन है, फौज में है क्या, नाम इसका कैप्टन है, तो ये फौज में है क्या। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, है ना, शारीरिक रूप से अक्षम, सक्षम नहीं था, अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था। परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पानवाला तो उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पानवाले की स्वार्थपरता को भावना को दर्शाता है, मतलब कि वो खुद तो करता नहीं है, वो दूसरा करता है तो उसको पागल कहता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक इस देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है ना, उपहास का नहीं, यानी उसका खिल्ली या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि वो एक श्रद्धा का पात्र है, आदर सम्मान का पात्र है ना। देश के लिए इतना कुछ सोचे जो व्यक्ति, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो पहला है कि हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो देखिए इनकी कौन सी विशेषता है इसमें, देखिए
पहला का उत्तर है कि हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी, है ना, उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना थी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे, है ना, कौन, हालदार साहब। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उन्हें मन में श्रद्धा थी। ठीक है, तो ये उनकी विशेषता हो गई, है ना, कि पान खाने के लिए अक्सर वहाँ रुकते और नेताजी की प्रतिमा को निहारते भी थे। इसमें दूसरा है, आपसे पूछा गया है कि पान वाला उदास हो गया, उसके पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका उसने, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। मतलब ये कब का है, जब ये तब का है जब हालदार साहब ने उससे पूछा, भाई कैप्टन कहाँ है और चश्मा आजकल दिखता नहीं है, इस प्रकार से। तो देखिए, खा क्या है कि कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना, सर झुकाकर आंसू पोंछना, इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी, है ना, वो रोज देखता था उनको, पान कैप्टन को, तो एक आत्मीयता जुड़ जाती है बार बार जब किसी को देखे, है ना। कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, कहीं ना कहीं पान वाले के लिए भी देशभक्ति की श्रद्धा थी, है ना, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है ना, ये उसकी विशेषता हो गई। अगला क्या है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो देखिए, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता है ना, देश के लिए जो त्याग कर दिया, जिनने अपना बलिदान कर दिया, उनके लिए वो अपार श्रद्धा रखता है। कौन, चश्मा वाला। उसके हृदय में देशभक्ति की और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है 7वां, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर है कि जब तक, है ना, हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा तब तक उनके मानस पटल पर यानी मन में कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रोंवदार छवि अंकित रही होगी, है ना, नाम कैप्टन है भाई, अच्छा कोई व्यक्ति होगा, है ना, भारी भरकम शरीर वाला। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन बोलते हैं, उन्हें लगता था कि वो फौज में है तभी तो कैप्टन बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। ठीक है जी, तो ठीक है। अब इसमें पूछा गया है आपके पास पहला कि इस तरह की मूर्ति लगाने की क्या उद्देश्य हो सकती है। देखिए, बहुत सिंपल सा है कि इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य हैं, इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की स्मृति मतलब याद हमारे मन में बनी रही। बस इतना सा ही हमें एक लाइन में फिनिश कर देना है। और समझने के लिए पढ़ लेते हैं कि हमें यह याद रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह महान कार्य किए हैं। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसमें खा पूछा गया है आपसे कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर है कि हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ सब फैला हुआ है, बुराइयां व्याप्त हैं, उसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। मतलब गांधी जी ने जो आदर्श दिए उनकी जरूरत और हो गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार की भावनाएं उत्पन्न होंगी, है ना। इससे समाज में, देश में अच्छा वातावरण बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, जरूरी नहीं है कि आप इसी प्रकार लिखें, आप समझ जाते हैं तो अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। अगला क्या है कि उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब जो मूर्ति हम स्थापित करेंगे उसके प्रति हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए,
तो हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा को बनाए रखें, है ना, क्योंकि वो हमारे देशभक्त हैं, है ना। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें या उसे हानि पहुंचाएं, ना ही दूसरों को भी ऐसा करने दें, है ना। आप एक दो लाइन में भी फिनिश कर सकते हैं, और जितना आप उसको और अच्छे से समझ जाएंगे उसमें और आपको आसानी होगी। हम उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरों लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों का मानक हिंदी में लिखिए। तो देखो, कोई गिराक आ गया समझो, ये स्थानीय बोली है। इसका हिंदी में है कि अगर कोई ग्राहक आ गया, और उसे पहले पूरा हम वाक्य पढ़ लेते हैं। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ऐसा जी वाकया कहा गया है। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। बस इसका ये हिंदी में हो गया। अगला क्या है कि भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, अब देखिए क्यों, क्योंकि भाई खूब क्या आइडिया है। अब इसमें आइडिया जो है ना, वो दूसरी भाषा का शब्द है। अब देखिए इसका उत्तर है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भाव विभक्ति, है ना, भाव विभक्ति मतलब भाव मतलब वो करने की, एक्सप्रेस करने की क्षमता में वृद्धि होती है ना, क्षमता में वृद्धि हो जाती है अपने भाव बताने की। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षित हो जाता है। भाषा का स्वरूप मतलब रूप, आकर्षित, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। भाषा में प्रवाहमयता भी आ जाती है, याद रखना है ना। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। अब निपात तो आपको पता ही है, तो भी, है जो, जिस प्रकार से होते हैं, है ना। तो देखिए पहला जो वाक्य है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ भी। अब देखिए इसका कैसे बना है, पहला इसका उत्तर देखिए आप, कुछ ना कुछ का बना है, तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो, ही, है ना, ही आया इसमें। अगला है खा, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, तो इसको को ही, इसमें निपात क्या है, को ही। तो इसका बनेगा देखिए, राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। ठीक है, अब अगला गा देखिए, गा, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं। देखिए तो था, इसमें जो निपात है वो है तो था, तो इसका बनेगा, रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं। अगला देखिए घा, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाई। तो देखिए अब भी जो है निपात है, इसका बनेगा, तुम अब भी बाजार नहीं गए। और अगला है कि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रही। तो देखिए इसका उत्तर है कि इसका निपात है में, इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, जी देख लीजिए।